सो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कि हमारा यहाँ पे इन्होंने लिखा है, हमने कॉस्ट ऑफ डेट तो पढ़ा है। कॉस्ट ऑफ डेट क्या था कि जो हम लोग पैसा देते हैं एज ए इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, वो हमारी कॉस्ट है, वो हमारा खर्चा है। कि अगर आपने डेट से पैसा लेना है, क्रेडिटर से पैसा लेना है, डिबेंचर से पैसा लेना है, तो उसके बदले में हम उनको जो पे करते हैं, हमारे लिए वो क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट है, वो हमारी यहाँ पे क्या है, कॉस्ट है। अब बात वो किस चीज की कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की जो इक्विटी के ऊपर आपका खर्चा आता है, इक्विटी के ऊपर खर्चा कौन सा आता है, जो आप उनको क्या देते हो, डिविडेंड देते हो। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है इफ द डेट कैपिटल इज यूटिलाइज्ड मोर इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। अब इस चीज का क्या रीजन है, उन्होंने लिखा अगर आप डिबेंचर से पैसा ज्यादा लेते हो तो इसकी वजह से इक्विटी वालों का खर्चा बढ़ जाएगा तुम्हारा। अगर डेट लिए, डिबेंचर लिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर डिबेंचर से पैसा लिया तो आपने उसके बदले में उनको क्या दिया, इंटरेस्ट। ज्यादा आपने डिबेंचर लिए, अब यही बात लिखी ना उन्होंने, इफ डेट कैपिटल इज यूटिलाइज्ड मोर, जितने ज्यादा डिबेंचर लोगे उतना ज्यादा पैसा आपका कहाँ पे चला जाएगा, एज ए इंटरेस्ट आप उनको दे दोगे। आपके पास प्रॉफिट क्या बचेगा, कम। तो जितना प्रॉफिट कम होएगा उतना ज्यादा जो इक्विटी शेयर कैपिटल का खर्चा है, उसका रिस्क है, वो आपका बढ़ जाएगा। कॉस्ट हेयर डजंट मीन कि सिर्फ मैं डिविडेंड की बात कर रही हूँ, उसके साथ जो एसोसिएटेड कॉस्ट है या रिस्क है वो भी इसके बीच में ही आएगा। आगे लिखा है, पूरा एक्सप्लेन करा है उन्होंने, जो मैं अभी आपको रीजन दे रही हूँ। इफ द डेट कैपिटल ज्यादा है, डिबेंचर ज्यादा लिए, उनको ज्यादा इंटरेस्ट दिया, तो आपके पास कम पैसा बचा, जिसकी वजह से आपका रिस्क बढ़ जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स आपके जो है, उनकी वेल्थ जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। The simple reason for this is that greater use of debt capital increases the risk of equity shareholders. लिख दिया उन्होंने आगे, जितना ज्यादा डेट कैपिटल यूज करोगे रिस्क उतना बढ़ जाएगा। Therefore, the use of debt capital can be made only to a certain limit. या जो भी एक लिमिटेड लेवल के लिए, उसी लेवल तक आप लोग जो है वो डेट कैपिटल रेज करोगे, उससे ज्यादा आप रेज नहीं करोगे। जितना ज्यादा बाहर का उधार लेते जाओगे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस डिक्रीज हो जाएगी, खर्चा उतना बढ़ जाएगा। तो बेटर ये है कॉम्बिनेशन यूज करो, अपना पैसा भी यूज करो और बाहर का पैसा भी यूज करो। इवन आफ्टर दिस लेवल द डेट कैपिटल इज यूटिलाइज्ड फर्दर। ये एक लिमिट आपको दी गई थी, आपने उसके बाद फिर दोबारा से डेट और रेज कर लिया, उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है वो इंक्रीज है, रैपिडली स्टार्ट हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। इवेंचुअली आपके इक्विटी शेयर होल्डर के जो उनकी वेल्थ है वो डिटीरिएट हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। एडवर्सली उनके जो मार्केट वैल्यू शेयर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो वो आप लोगों के गुड पोजीशन पे नहीं रहेंगे। पर लेना देना तो हमें इक्विटी वालों के साथ है ना, वो तो हमारे ऑनर हैं, तो हम उनके साथ गलत नहीं कर सकते। इसलिए अगर तो आपको लगता है कि आपने एक लेवल से ज्यादा डेट रेस कर लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेवल से ज्यादा अगर आपने डेट रेस कर लिया तो आप लोगों को बाद में इक्विटी से पैसा लेना पड़ेगा। आप ज्यादा डेट से पैसा नहीं ले सकते, जितना ज्यादा डेट से पैसा लोगे उतना ज्यादा उसका खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने एक्सप्लेन करा है, फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करी है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, बहुत बार आपको बताया है, जब शेयर्स को या आप लोग जब भी शेयर्स को फ्लोट करना है फ्रॉम कंपनी टू पब्लिक, बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है आपको। कौन कौन सा खर्चा है लिखा है उन्होंने। सो यहाँ पे लिखा है दीज इंक्लूड कमीशन ऑफ अंडरराइटर्स, आपको अंडरराइटर को कमीशन देना पड़ेगा, आपको उनको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ब्रोकरेज क्या होता है, देखो अंडरराइटर को जो कमीशन देते हैं हम लोग उसको अंडरराइटर कमीशन कहते हैं। जो ब्रोकर होता है उसको जो कमीशन देते हैं उसको ब्रोकरेज कहते हैं। स्टेशनरी एक्सपेंसेस, प्रोस्पेक्टस का खर्चा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कितना ज्यादा खर्चा होता है। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा है जनरली द कॉस्ट ऑफ इशूइंग डेट कैपिटल इज लेस। तो अब हम लोगों ने वो बनाना है ना, इसका वो एक पैटर्न बनाते हैं कि अगर डेट कैपिटल अगर आप लोगों को खर्चा कम चाहिए, फ्लोटेशन कॉस्ट अगर आपकी कम है, ठीक है, फिर आप लोग इक्विटी इश्यू कर लो। पर ऑलरेडी अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो आप लोग वहां पे बाकी पैसा नहीं रेस कर सकते उनसे, ठीक है, क्योंकि आपका इवेंचुअली खर्चा बढ़ जाएगा।
जनरली द कॉस्ट ऑफ इशूइंग डेट कैपिटल इज लेस, क्योंकि डिबेंचर से पैसा लेने का आपको ये फायदा है कि आप लोगों को बार बार जो है वहां पे उनको प्रोस्पेक्टस का खर्चा, वहां पे ब्रोकर कमीशन, अंडरराइटर, ये सब कुछ नहीं होता। सो डेट कैपिटल के केस में ये आपको फायदा है। और अगर आप लोगों का आप इक्विटी से पैसा लेते हो तो आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो फ्लोटेशन कॉस्ट कम चाहिए तो डेट से पैसा लो। फ्लोटेशन कॉस्ट अगर आपकी ज्यादा है या अगर आपको लगता है आप बेयर कर सकते हो, आप ज्यादा पैसा पे कर सकते हो, तो आप इक्विटी से पैसा रेज कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहां तक ही हमारा कवर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क कंसीडरेशन की। रिस्क कंसीडरेशन में क्या लिखा है कि अगर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, अगर हम लोग रिस्क ले सकते हैं तो डेट रेज करो, क्योंकि इक्विटी में कोई रिस्क नहीं है। पैसा बच गया तो डिविडेंड दे देंगे, वो कौन सा मांगने आ रहे हैं। जब कंपनी बंद होएगी तब उनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होनी है, तब भी वो एंड में देनी है, तब भी वो कुछ नहीं कहेंगे, वो हमारे ऑनर है। तो रिस्क जो है वो कहाँ पे आपका ज्यादा है, डिबेंचर के केस में, क्योंकि डिबेंचर वालों को आपने इंटरेस्ट कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है, देना ही देना है। आफ्टर सर्टेन पीरियड आपने उनको रीपेमेंट करनी है। सो रिस्क कंसिडरेशन जो है आप लोगों की, या रिस्क एलिमेंट है, वो डिबेंचर में ज्यादा है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका क्रक्स क्या लिखेंगे कि अगर रिस्क ज्यादा ले सकते हो तो डिबेंचर ले लो, अगर रिस्क कंसिडरेशन आपको कम चाहिए, रिस्क एलिमेंट कम चाहिए, तो क्या लेंगे, इक्विटी। अब पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है। दो तरीके के रिस्क इन्होंने लिखे हैं, एक ऑपरेटिंग रिस्क और बिजनेस रिस्क, एक है फाइनेंशियल रिस्क, जिसको अगर दोनों को प्लस कर दूं तो बन जाएगा मेरा टोटल रिस्क। सो टोटल रिस्क इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रिस्क प्लस बिजनेस रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क कौन सा है, पहले ऑपरेटिंग जो रोज रेगुलर यानी कि रेकरिंग नेचर का है, हर महीने रेंट पे करना पड़ता है, हर महीने सैलरी पे करनी पड़ती है, इंश्योरेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं, रेगुलर रेकरिंग नेचर का रिस्क ऑपरेटिंग रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क पैसे के साथ रिलेटेड कौन सा रिस्क होता है आपका, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देनी है, प्रेफरेंस डिविडेंड कंपलसरी देना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ डेट कैपिटल कंपलसरी है, करनी ही पड़ेगी एज प्रॉमिस्ड बाय द कंपनी। तो ये पहले दो रिस्क आपको समझ में आ गए कि ऑपरेटिंग रिस्क कौन सा होता है और आप लोगों का फाइनेंशियल रिस्क कौन सा होता है। अब आगे लिखा है उन्होंने कि ये कहना क्या चाहते हैं। ऊपर तो जस्ट रिस्क की डेफिनेशन दी है, और जो बेसिकली हमारे इस पॉइंट में मुद्दा है ही नहीं, हमें तो ये पता होना चाहिए कि रिस्क है, ज्यादा है या कम है, तो क्या करना है, पर उन्होंने बता दिया ऊपर। द टोटल रिस्क ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन बोथ दीज टाइप ऑफ रिस्क। अब ये दोनों तरीके के रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। इफ द ऑपरेटिंग रिस्क इन द बिजनेस इज लेस, अगर तो ऑपरेटिंग रिस्क कम है, कम रेंट देते हो, कम सैलरी देते हो, इंश्योरेंस इतनी नहीं कराई, financial risk can be faced, which means that more debt capital can be utilized. अगर कहते कि आपका ऑपरेटिंग रिस्क कम है तो डिबेंचर ले लो, ये लिखा है उन्होंने। द फाइनेंशियल रिस्क कैन बी फेस्ड व्हिच मींस मोर डेट कैपिटल कैन बी यूटिलाइज्ड। तो अगर आप लोगों का ऑपरेटिंग रिस्क कम है, आपके रोजमर्रा के खर्चे इतने ज्यादा नहीं है, तो फिर हम लोग जो है आपको पेमेंट इंटरेस्ट की कर सकते हैं। पर ऑन द कॉन्ट्ररी इफ द ऑपरेटिंग रिस्क इज हाई, अगर आपका ये खर्चा बड़ा ज्यादा है, ऑलरेडी रेंट बहुत पे करते हो, बहुत ज्यादा इंप्लॉइज हैं, उनको सैलरीज दे रहे हो आप लोग, तो रोजमर्रा का आपका खर्चा ज्यादा है, फिर आप लोग जो है इतने खर्चे में एक और इंटरेस्ट का खर्चा डाल लोगे, वो नहीं हो सकता ना। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। सो सिंपल लाइन में, दो लाइनों में आपने क्या लिखना है कि अगर रिस्क ज्यादा ले सकते हो, ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि ऑपरेटिंग खर्चा आपका कम है, फाइनेंशियल रिस्क आप ले सकते हो, तो डिबेंचर लो। और अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी आपका ऑपरेटिंग खर्चा ज्यादा है, आप और रिस्क नहीं ले सकते, रिस्क एलिमेंट आपको कम चाहिए, फिर आप इक्विटी से पैसा रेज करोगे। नेक्स्ट वन इन्होंने यहाँ पे लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी की बात करिए। फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज के बीच में वो बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज में ज्यादा है, अब ये चीजें आपने +1 से पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए। सो मैं जस्ट आपको हाईलाइट कर दूंगी पॉइंट्स, अपने आप देख सकते हो आप। इक्विटी शेयर कैपिटल लाइफ टाइम तक के लिए हमारे पास रहेगी, हम उनको रिडीम नहीं कर सकते। कभी आपने ये टाइप पढ़ा है कि इक्विटी शेयर होल्डर, रिडीमेबल इक्विटी शेयर होल्डर, ऐसा कुछ पढ़ा है? नहीं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने ये लाइन लिखी है, यहाँ पे चेक करिए कि ये आप लोगों के रिडीमेबल हैं,
ये कन्वर्टेबल भी है, आप इनको कन्वर्ट कराना चाहो प्रेफरेंस को इक्विटी में आप करा सकते हो, पर इक्विटी को मैं प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं करा सकती। सो अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो फिर आप इक्विटी या डिबेंचर या प्रेफरेंस से पैसा रेज करोगे, ठीक है। पर अगर आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए और आपको लगता है कि लाइफ टाइम तक के लिए आप लोगों के पास यही शेयर्स रहने चाहिए, इन दैट केस इक्विटी शेयर्स जो हैं वो आपकी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है दस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू इशू डेट कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल कैपिटल इज बेस्ट। क्योंकि आप यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली दे सकते हो, आपको पता है, क्योंकि आप इनको कन्वर्ट भी करा सकते हो, आप इनको रिडीम भी कर सकते हो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पर इक्विटी वाले लाइफ टाइम तक के लिए हैं, आप उनको रिडीम नहीं कर सकते। अब इसके बाद एक और नेक्स्ट पॉइंट आया है और वो भी बहुत आपने मतलब सुना ही होगा +1 में, कंट्रोल। कंट्रोल किसके पास होता है? डिबेंचर के पास कंट्रोल नहीं होता, प्रेफरेंस वालों के पास कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल होता ही इक्विटी वालों के पास है, क्योंकि वही आपकी मीटिंग अटेंड करते हैं, उनके पास ही वोटिंग राइट है। सो इस पूरे पॉइंट में जो चीज इन्होंने लिखी है वो मैं बता देती हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा उसको। सो इन्होंने ये लिखा है कि अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल आपके हाथ में रहे, कंट्रोल किसके पास है? पहली बात तो ये इक्विटी वालों के पास, तो आप चाहते हो मीटिंग भी यही अटेंड करें, यही वोटिंग राइट, इनके पास ही वोटिंग राइट रहे और बंदे हमने बीच में इंक्लूड नहीं करने। तो कंट्रोल अगर आप कंसिडरेशन अपने हाथ में रखना चाहते हो, आप इसको जो है आगे एक्सपेंड नहीं करना चाहते, तो पैसा डिबेंचर से लिया जाएगा, डेट कैपिटल यूज की जाएगी। बट अगर आपको ये लगता है कि बाहर वाले अगर आए डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें या बाहर वाले वोट करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप लोग अपना पैसा इक्विटी वालों से पैसा लेके आ सकते हो। यहाँ पे लास्ट 2 लाइंस पढ़ देती हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी व्हेन द फंड्स आर रेज्ड थ्रू डेट कैपिटल, तो जब आपके डिबेंचर से पैसा लेते हो तो कहते कंट्रोल पे ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास क्या आपके पूरे मीटिंग राइट वोटिंग राइट है नहीं। सो इसलिए बोला है अगर कंट्रोल अपने पास रहना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो, ज्यादा लोगों को नहीं देना चाहते, तो डिबेंचर से पैसा लो। और अगर आपको कंट्रोल कंसिडरेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप लोग जो है वो इक्विटी से पैसा रेज कर सकते हो। नेक्स्ट जो इन्होंने बात करी है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या कहता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करी है। हर बार आई थिंक पता नहीं कितनी बार आप लोगों को ये बता चुके हैं कि आप लोगों की आइडल रेशियो कितनी होती है, 2:1, 4:1, 6:1। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए, डिफरेंट कंपनीज के लिए ये डिफरेंट हो सकती है, पर एक चीज आपने ध्यान में देखी है कि 2:1, 4:1, मतलब वो इक्विटी के लिए 1 ही यूज कर रहे हैं कि अपना पैसा कम यूज करो, बाहर वालों के लिए या बाहर वालों का पैसा ज्यादा यूज करो। 2 मतलब डेट, डेट इक्विटी रेशियो, यानी कि डेट टू इक्विटी 1। तो डेट बाहर का पैसा ज्यादा यूज करो, अपना पैसा कम यूज करो, सबसे अच्छा ये तरीका है। पर ये कितना कितना होना चाहिए, किस कंपनी के लिए होना चाहिए, ये सेबी गाइडलाइंस के अंडर जो है आप लोग जो है मतलब द पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैव टू बी मेड अंडर सेबी गाइडलाइंस। तो आपने डिबेंचर्स कैसे इशू करने हैं, कितने लोगों को करने हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करने हैं या न्यू वालों को करने हैं, तो ये सब कुछ जो है आप लोगों का सेबी डिसाइड करेगी। Similarly, it is compulsory for other companies to maintain a given debt equity ratio, और वो कौन सी है आगे नेक्स्ट लाइन में लिखी हुई है। सो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम करते हैं स्टॉक मार्केट कंडीशंस। वैसे पॉइंट तो ये भी पहले डिस्कस हो चुका है बट दोबारा कर रहे हैं हम। जो चीजें अंडरलाइन कर लूंगी सिर्फ उनको ध्यान से देख लेना। अगर तो मार्केट डल है, अगर तो मार्केट में स्लैक पीरियड चल रहा है, डिप्रेशन पीरियड है, डाउन है मार्केट, आपकी पैसा नहीं है आप लोगों के पास, फिर उस केस में आप लोग जो है इन्वेस्टर्स आर मोस्टली अफ्रेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर कैपिटल ड्यू टू हाई रिस्क। पहले समझ लो फिर ये टेक्निकल सी लैंग्वेज पढ़ना। जब मार्केट डल है, पैसा तुम्हारे पास कम है, सेल्स कम हो रही है, प्रोडक्शन सब कुछ कम है, फिर डेट में पैसा इन्वेस्ट करो। मैं इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से बोल रही हूँ, इन्वेस्टर्स आर, सो इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, आप इन्वेस्टर हो ना। फिर आपको पता है जैसे कोविड-19 की वजह से मार्केट डाउन है, तो तुम लोग डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट करोगे,
क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है मार्केट आए, मार्केट जो है डाउन जाए, अप जाए, या कोविड की वजह से मार्केट बंद ही हो जाए, आपको 10-12% इंटरेस्ट तो हर महीने मिलता रहेगा। पता है ना आपको कि आपको कुछ भी हो जाए मार्केट में, मार्केट कल को लॉकडाउन क्यों ना हो जाए दोबारा से, पर तुम्हें 10% इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है। सो व्हेन मार्केट इज डल, व्हेन मार्केट में आपका बिल्कुल स्लैक पीरियड जा रहा है, तब इन्वेस्टर जो हैं वो डरते हैं शेयर कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करने से। तो फिर वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? डिबेंचर्स में, क्योंकि उनको पता है। और क्योंकि शेयर कैपिटल का क्या हाल है कि पैसा बचेगा, प्रॉफिट होएगा तो मिलेगा पैसा। तो ये कोविड-19 की वजह से किसको प्रॉफिट हो रहा है? किसी को भी नहीं हो रहा। तो फिर तुम्हें क्या डिविडेंड मिलता? नहीं मिलता। सो इन्वेस्टर्स अगर डल मार्केट है तो डिबेंचर में इन्वेस्ट करेंगे, लिख लो, क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने घुमा के लिखा है तो तुम कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट लिखा है ऑन द कॉन्ट्ररी व्हेन द कंडीशन इन द कैपिटल मार्केट इज चेयरफुल, पता है बहुत प्रॉफिट हो रहे हैं, जैसे दिवाली के पास या न्यू ईयर के पास बहुत सारी सेल होती है, बहुत कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो जब आपको लगता है मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है, तब आप लोग शेयर कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट करोगे। पर जब मार्केट डल है तब आप लोग डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट करोगे। So company should therefore make selection of capital sources keeping in view the conditions prevailing in the capital market. कैपिटल मार्केट में कैसी कंडीशंस चल रही हैं, अच्छी कंडीशंस हैं, आपको प्रॉफिट होएगा या नहीं होएगा, अकॉर्डिंगली जो है आप जो है डिसाइड करोगे। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा जो है वो कवर हो चुका है, हमने फैक्टरी फैक्टिंग कवर कर लिए हैं। सो इसके बाद